स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन फर्स्ट यूनिट बात कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व में अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात कर रहे थे। आज अपना जो टॉपिक है बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था अपन आज लेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, आज का टॉपिक अपना रहेगा। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अपन यूं कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी है संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते, है ना। संक्रमण तत्व क्या करते हैं? संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अवस्था दर्शाते हैं। अब ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील दर्शाने का मतलब क्या है कि एक ही तत्व है वो एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके पीछे क्या कारण है तो दर्शाते हैं, क्योंकि जो कारण है उसकी बात अपन करेंगे। पहला रीजन अपन इसका इस कदर दे सकते हैं कि एनएस एनएस तथा N-1D, जैसे 3D और 4S की बात कर लो। 3D और 4S, NS तथा N-1D उपकोषों में ऊर्जा अंतर कम होना, उपकोषों की ऊर्जाओं में कम अंतर होना। अब इनमें अंतर कम है, जैसे मान लो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, मान लो 3D64S2 है अपने पास में, एक रैंडम काल्पनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। यहां से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इन दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, तो दो जा रहे हैं तो तीसरा भी यहां पर जा सकता है। जब अपन स्टेबिलिटी को एक बार अवॉइड करके या साइड में रखकर बात करें तो। दूसरा है अस्थायी क्रोड। दूसरा इसका रीजन है बने आयनों का अस्थायी क्रोड। बने आयनों का अस्थायी क्रोड। इन अस्थायी क्रोड का क्या मीनिंग है वो आप समझने का प्रयास करना। अस्थायी क्रोड का यहाँ पर मीनिंग है कि आपके पास में कोई धातु है, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आई है M+, तो ये आयन बन गए। यहाँ पर ये लिख रहा है बने आयनों का अस्थायी क्रोड, कि मान लो ये आयन अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर दी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये अस्थायी है, ठीक है ना। और स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इसको एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग और करना पड़े, मान लो, ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का और त्याग करना पड़े, तब जाकर मान लो ये स्थायी बन रहा हो। तो जो आयन बना है स्टार्टिंग में वो अनस्टेबल है, उस कंडीशन में और इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और वो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है। समझ में आ गई सही बात? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था के लिए बात करें कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। अपने पास में जब 3D की बात करते हैं अपन, तो 3D में साधारण या जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3D 1 to 10 और 4s2, यही होता है। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो ऑक्सीकरण अवस्था में उसमें S भी भाग लेता है और D भी भाग लेता है, दोनों भाग लेते हैं, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन होता है वो S सबसेल से जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के NS तथा के NS तथा
अयुग्मित n-1d इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के ns तथा n-1d, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो दोनों से हो सकते हैं। ठीक है, पहली दफा बात करेंगे तो एस से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर भी अगर जरूरत पड़ी है एस स्थायी आयन बना है तो कहां से जाएंगे, n-1d से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब सबसे पहले अपन ने कहा किससे जाएंगे, ns, इसका मतलब ns में तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो तत्व या जो एलिमेंट निम्नतम या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है वहां पर इलेक्ट्रॉन किससे जाते हैं, ns से। तो अपन लिख सकते हैं निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था ns इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ns इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेवेंट बात करें तो न्यूनतम के साथ में अपन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो ns तथा n-1d, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। साधारण स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, अब संक्रमण तत्वों की मैं ये कह सकता हूं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है X+2। कितनी होती है, X+2। और जहां पर ये X है, ये X है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्रोमियम और कॉपर के लिए कॉन्सेप्ट अलग लगता है। अगर मैं अलग इससे हटकर बात करूं तो क्रोमियम एंड कॉपर इन दोनों के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था X+1 ही होती है। ठीक है, तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को लेकर। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था कहां से कहां को प्रदर्शित करती है, ये अपन ने पढ़ा है कि ये वेरिएबल या अपन ये कह सकते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। किस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी बात अपन अभी करते हैं। देखो इसको मैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। मैं स्कैंडियम से ले रहा हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, प्रथम संक्रमण श्रेणियों की साधारण ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 और +3। तो +2 और +3 तो सभी प्रकार के जो एलिमेंट है वो प्रदर्शित करते हैं, लगभग सभी प्रकार के एलिमेंट। तो मैं +2 के लिए बोलूंगा स्कैंडियम +2 +2, +3 और +2 वहां पर बहुत थोड़ी सी कम स्थायी होती है, जहां पर कोई एडवर्स इफेक्ट आए या जहां पर स्टेबिलिटी कंसीडर नहीं की जाती हो, वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो प्रदर्शित करने की प्रायिकता कम होती है। बाकी हर जगह +2 और +3 बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित की जाती है। यहां पर मैं बात करूंगा +3 इसकी की जाती है। ठीक है, +2, ये +2, ये +2, ये +2, ये +2, ये +2, +3 प्रदर्शित की जाती है, +3 +3 +3
+3 +3 +3 और +3। उसके बाद में +4 की बात आती है, +4 +4 +4 +4 +4, इससे एक पहले तक रखो +4। ओके, अब +5 की बात आती है, +5 +5 +5 +5 +5 और +5, इसे एक पहले रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहां से ले, इधर से भी एक पहले और उधर से भी एक पहले। ठीक है, +6 +6 +6 और यहाँ पे +7। अब जहां पर मैंने ब्रैकेट लगाया है वो ब्रैकेट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी है। ठीक है, अब मैग्नीज की हालत देखो आप, मैग्नीज है उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसका कारण यह है कि जैसे अपन मैग्नीज तक जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मैं +7 की बात करता हूं तो KMnO4 इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, KMnO4। और KMnO4 में अगर अपन मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो अपने पास में कितना आता है, अक्स की वैल्यू 7 आती है। इसका मतलब KMnO4 में एक कंपाउंड ज्ञात है, और जिन ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ज्ञात होता है वो एक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रदर्शन होती है। देखो, अपन ने ये कहा कि लगभग सभी जो संक्रमण धातुएं हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, है ना। सभी संक्रमण तत्व जो अपने को दिख भी रहा है बोर्ड पर, सभी संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। लेकिन अपवाद यहां पर भी है, एक्सेप्शन यहां पर भी है, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाकर केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था या केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो एक तो आपके पास में स्कैंडियम है और एक आपके पास में जिंक है। ठीक है, स्कैंडियम है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। और वो एग्जाम्पल कौन से हैं इस अपवाद के, एक एग्जाम्पल तो स्कैंडियम जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाता है, और एक एग्जाम्पल है जिंक जो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाता है। बाकी जो एलिमेंट है वो एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। यहां पर अपन पहले जिंक +2 का तो बात समझ में आ रहा है। जिंक के लिए अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये आर्गन होगा, फिर अपने पास में 3d10 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी यहाँ पर पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास प्राप्त होता है, पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। इस कारण या इस वजह से अपन ये कह सकते हैं ये केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी प्रदर्शित करेगा, 2 +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो वो स्थायी विन्यास से नहीं निकलेगा, इस वजह से ये ऑक्सीकरण अवस्था भी आसानी से प्रदर्शित नहीं होगी। बात समझ में आती है। अब अपने को ये बताना है कि क्या वजह है कि स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों पाई जाती है ना। इसका कारण यह है कि स्कैंडियम में प्रथम आयनन ऊर्जा, देखो आयनन ऊर्जा को डिस्कस कर चुके अपन, मैं एक बार और बता दूं क्योंकि करंट टॉपिक में टॉपिक चल रहा है। आयनन ऊर्जा का मतलब है आपके पास में जो भी एटम या एलिमेंट है, इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से दूर ले जाने के लिए, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से दूर ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनन विभव। ठीक है, अब स्कैंडियम +3 की बात करें अपन, देखो स्कैंडियम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर से इधर जाने पर क्या होता है अपने को पता है, आकार या साइज क्या होती जाती है, घटती जाती है। साइज क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो सबसे बड़ी या लार्ज साइज किसकी होती है, स्कैंडियम की।
स्कैंडियम की सबसे लार्ज साइज होने का मतलब ये होता है कि इस स्कैंडियम के बाह्यतम कोष और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पर दूरी ज्यादा है तो अपन जो एनर्जी देंगे इस पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आईपी फर्स्ट या प्रथम आयनन विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम आयनन विभव। तो एक बात बताइए, जब इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के मध्य दूरी बहुत ज्यादा है तो उनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा? बहुत कम। और आकर्षण बल कम होगा तो अपन जो आयनन विभव दे रहे हैं, जो ऊर्जा दे रहे हैं इसको निकालने के लिए, वो बहुत कम देनी पड़ेगी अपने को। थोड़ी सी ऊर्जा पे क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अपन यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे कि स्कैंडियम प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए स्कैंडियम प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था इस वजह से प्रदर्शित करता है क्योंकि क्योंकि स्कैंडियम के प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है, और प्रथम आयनन विभव का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से दूर ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसका मान, प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है, का मान कम होता है। ठीक है, अब कम होने को तो चलो कम हो गया, लेकिन इसके दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब अपन निकालते हैं और उनके विभव के मान में बहुत कम अंतर होता है, इसका मान तो कम होता ही होता है। दूसरे और तीसरे द्वितीय आयनन विभव यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्रमशः द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव कहलाती है। इनके मान में कम अंतर होता है, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपन निकालेंगे तो एनर्जी देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दूं, ये स्कैंडियम का अपने पास में एलिमेंट है, सपोज करो। ठीक है, यहां पर अपने पास में स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या है? ये है 3d1 4s2 होता है ना, यही तो है। मान लो दूसरा ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रथम आयनन विभव आईपी फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी सेकंड, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी थर्ड। ये 3 आयनन विभव देने पड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसके लिए तो आयनन विभव का मान क्या हो गया? कम। अब ये निकलने के बाद में स्कैंडियम +1 बच गया तो इसकी साइज छोटी हो गई, साइज छोटी होगी तो आकर्षण बल क्या हो गया? प्रबल हो गया नाभिक के लिए। अब क्या होगा? अब इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे सेकंड का और थर्ड का, तो इनके मान में बहुत कम अंतर होता है कि थोड़ी सी एनर्जी दी अपने सेकंड में, उसमें माइनर भी अपन बढ़ाएंगे तो थर्ड भी निकल जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि स्कैंडियम के प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है तथा द्वितीय व तृतीय आयनन विभव आयनन विभव के मान में बहुत कम अंतर प्रेक्षित है, बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, इस कारण तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं, इस कारण तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं। और तीनों इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ निकलते हैं, स्कैंडियम +3 की बात करेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा? स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये अपनी बात हुई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार मैं इसको हटा देता हूं ऊपर से। मैं ये कहूंगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी है, मैं एक बार इसको लिख देता हूं ताकि अपने समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं,
अपन क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d1 4s2, आर्गन तो आएगा ही, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, ठीक है, 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 और 3d9 क्या 3d10 कह सकते हैं इसको, 3d10 4s1 और 3d10 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब सुनिएगा, मैं ये कहूंगा कि जब स्टेटमेंट की लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो एस में तो इलेक्ट्रॉन दो दो ही हैं, ठीक है ना, लेकिन D1 में देखो D1 फिर D2 भी D3 भी D5 ऐसे लेफ्ट टू राइट जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या होगी, आसानी से रिलीज हो सकते हैं। इस कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन बात अगर अपन मैग्नीज के बाद की करें, है ना, तो यही कारण है कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। आपको पता है मैग्नीज की मैक्सिमम होती है +7, बढ़ती है ना, उसके बाद में देखो ऐसे चल जाता है, वापस घटने लग जाती है। कारण क्योंकि बाद में क्या हो जाता है, मध्य के बाद, यानी मध्य में मैग्नीज है, मध्य के बाद डी इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन स्टार्ट हो जाता है, का युग्मन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और अगर युग्मन प्रारंभ हो जाता है तो क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लग जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लग जाती है। तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक बढ़ेगी और मैग्नीज के बाद में जिंक तक क्या होती है, घटती जाती है। अपने को पता है कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की अपन बात कर चुके, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी की देखें तो वो +2 और +3 होती है, +2 और +3 एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अपन करें तो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसके लिए अपन आगे ये कह सकते हैं कि कई ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सप्लेनेशन अपन दे सकते हैं, जैसे Ti+4 है, Ti+4 वो Ti+3 की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है, Ti+4 Ti+3 की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है। कारण क्या है, Ti+4 की स्थिति देखो क्या है, 3d0 4s0, चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहां पर क्या बच जाएगा 3d1 4s0। तो ये वाला जो विन्यास है वो है रिक्त विन्यास, और रिक्त विन्यास क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। तो यही बता सकते हैं अपन Ti+4 Ti+3 की तुलना में ज्यादा स्थायी है। इसका कारण है कि Ti+4 में विन्यास क्या होता है, रिक्त। अपने को इस बात का पता है कि रिक्त, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित विन्यास, वैकेंट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। और यहां पर अपने को कौन सा विन्यास लिख रहा है, रिक्त विन्यास मिल रहा है। यही कारण है कि Ti+4 ऑक्सीडेशन स्टेट Ti+3 की तुलना में क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है। अब बात में करता हूं कि मान लो मेरे पास में है एक तो Mn+2 और एक अपने पास में है Mn+3। तो यहां देखिए दोस्तों, Mn+2 में ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो अपने पास में क्या बचा 3d5 4s0, और Mn+3 में एक D से भी चला गया तो क्या बचा 3d4 4s0। तो यहां पर Mn+2 है वो स्थायित्व की दृष्टि से ज्यादा स्थायी है। उसका कारण है कि यहां पर D5 विन्यास होता है जो कि अर्धपूरित विन्यास होता है। कैसा होता है, अर्धपूरित। और अपन इस चीज को पढ़ चुके कि अर्धपूरित विन्यास क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। और ज्यादा स्थायी होने के कारण मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, खास बात अपन करते हैं एक, पहले उसको उस लाइन को समझने के लिए अपने को कुछ
उसके बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। कैसे देखना, चलो देखो, इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी धातु पर आवेश चार्ज अगर कम होता है ना, चार्ज कम होता है तो उसमें आयनिक लक्षण होते हैं। और जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश कह दो या ऑक्सीकरण अवस्था कह दो, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो उसमें सहसंयोजी लक्षण आना प्रारंभ हो जाएंगे। कौन से लक्षण? सहसंयोजी लक्षण। अब इस बात को अपन सहसंयोजी लक्षण को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए अपने को दो टर्म का आना जरूरी है। एक तो होती है दुर्वण क्षमता, फजांस रूल में पढ़ते हैं अपन। एक तो होती है दुर्वण क्षमता, पोलराइजिंग पावर जिसको बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, दुर्वण क्षमता। और एक होती है दुर्वणीयता, पोलरिजिबिलिटी। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? एक बात बताओ, देखो सुनो, मैं काल्पनिक रूप से कोई धातु लेता हूं, ये धातु उदासीन धातु परमाणु है, ठीक है। इसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, चलो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले मान लो, सपोज करो इसके पास में टोटल 25 प्रोटॉन थे और 25 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। सपोज कर लिया अपन ने। मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 24, लेकिन प्रोटॉन तो 25 ही है। और एक इलेक्ट्रॉन निकालते इस पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस। अब ये 25 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेंगे, तो इस m प्लस की साइज m की तुलना में क्या हो गई, m प्लस की साइज m की तुलना में छोटी हो गई, क्योंकि नाभिक है उसमें प्रोटॉन ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेंगे, है ना। अब साइज यहां पर छोटी हो गई तो क्या होगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, तभी साइज क्या होगी, छोटी। ठीक, अब छोटी साइज हो गई, आकार, धनायन का आकार घटता है, ध्यान रखना, धनायन का आकार क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज हो गया। तो बताओ आवेश घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। और आवेश घनत्व बढ़ गया तो ये जब धनायन किसी ऋणायन के पास जाएगा तो इस ऋणायन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये इस ऋणायन को विरूप बना देगा, है ना, डिफॉर्म कर देगा इसको। तो धनायन द्वारा ऋणायन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता दुर्वण क्षमता कहलाती है, और ऋणायन द्वारा इसकी तरफ आकर्षित होने की क्षमता दुर्वणीयता कहलाती है। दुर्वणीयता ऋणायन की प्रॉपर्टी और दुर्वण क्षमता धनायन की प्रॉपर्टी है। और ध्यान रखना, जितनी दुर्वण क्षमता बढ़ेगी उतने ही सहसंयोजी लक्षण बढ़ेंगे, उतने ही कौन से लक्षण बढ़ेंगे, सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जितनी दुर्वण क्षमता बढ़ेगी उतने ही सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात अभी आपके समझ में आनी चाहिए, है ना, इतनी बात अपने क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी चीज में क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि ऑक्सीकरण अवस्था, देखो एक लाइन में पिरोते हैं इस पूरी चीज को,
मैं ये कहूंगा कि आवेश कब बढ़ेगा, जब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे, सहसंयोजी लक्षण बढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ सहसंयोजी लक्षण बढ़ेंगे, और सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के साथ साथ आयनिक लक्षण क्या होंगे, कम होंगे। और जैसे आयनिक लक्षण कम होंगे, सहसंयोजी लक्षण बढ़ेंगे, आयनिक लक्षण कम होंगे, तो पदार्थ की अम्लीयता तो बढ़ेगी, अम्लीयता तो बढ़ेगी, और क्षारीयता क्या होगी, घटेगी। अम्लीयता तो बढ़ेगी और क्षारीयता क्या होगी, घटेगी। इस लाइन को स्टूडेंट्स याद रखना, ये ही अपने काम की चीज है। मैंने ये आपको बता दिया कि क्यों सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे m है, फिर m+2, फिर मान लो m+3, फिर मान लो m+4, ये जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, इनका ये धनायन है, और धनायन का क्या घट रहा है, आकार भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और आकार घटने के साथ साथ इस पर आवेश घनत्व बढ़ रहा है, और आवेश घनत्व बढ़ने पर दूरवहन क्षमता बढ़ती है। कौन सी क्षमता बढ़ती है, दूरवहन क्षमता। सहसंयोजी लक्षण को बढ़ता हुआ बताया है ना। तो मैं इसके बिहाफ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, शायद आपके बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से धनायन का आकार घटता है, फलस्वरूप धनायन का आकार घटता है, फलस्वरूप दूरवहन क्षमता बढ़ती है, और दूरवहन क्षमता बढ़ती है तो कौन से लक्षण बढ़ते हैं, सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि आयनिक लक्षणों में ये खास बात है, ध्यान रखना। आयनिक लक्षणों में कमी के साथ, आयनिक लक्षणों में कमी के साथ में क्या हो गया, सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि हो गई, या यहां ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, सहसंयोजी लक्षणों में वृद्धि। आयनिक लक्षणों में कमी के साथ साथ धातुओं के ऑक्साइड के, धातुओं के ऑक्साइड के क्षारीय गुण घटते जाते हैं तथा अम्लीय गुण बढ़ते जाते हैं, तथा अम्लीय गुण बढ़ते जाते हैं। अब आयनिक लक्षणों में कमी के साथ साथ धातुओं के ऑक्साइड के क्षारीय गुण कैसे कम होते हैं और अम्लीय गुण कैसे बढ़ते हैं, इनकी बात अपन करेंगे। देखो,
जैसे मेरे पास में है MnO, ठीक है, एक मेरे पास में है MnO2, एक मेरे पास में है MnO3 और एक मेरे पास में है Mn2O7, ठीक है। यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं मैं। यहां पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नीचे बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे इक्वेशन आता है। MnO में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, MnO2 में कितनी है, +4, MnO3 में कितनी है, +6, Mn2O7 में कितनी है, +7। अब एक चीज देखना, ये +2 है, ये मैग्नीज का ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड, ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। जबकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने का कारण है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं तो कौन से गुण घटते हैं, क्षारीय गुण घटते हैं। तो ये क्या होंगे, ये अम्लीय होंगे। क्या होंगे, अम्लीय। और ये बीच की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसमें क्षारीय गुणधर्म भी होंगे और अम्लीय गुणधर्म भी होंगे। तो इस वजह से दोनों के गुणधर्म होने के कारण ये होता है उभयधर्मी, एम्फोट्रिक नेचर होती है इसकी। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या कारण है कि मैग्नीज ऑक्साइड क्षारीय जबकि MnO3 और Mn2O7 अम्लीय होते हैं, जब और MnO2 उभयधर्मी होता है। तो अपने को ये बताने कि जैसे जैसे सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि होगी, सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि होने के साथ साथ अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है और क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। ये रीजन है इसका। समझ में आ गई। अब एक जो ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम जो बात है वो अपन कर लेते हैं। देखो, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फिर उसका मैंने मीनिंग बताऊंगा। मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। पहले कॉपर है मेरे पास में आर्गन 3d10 4s1, यही होता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखो, होना तो क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दूं तो कॉपर +1 है, और कॉपर +1 में मेरे पास में D10 विन्यास होगा, और D10 विन्यास है वो पूर्ण पूरित है। कैसा है, पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित होने की वजह से ये कैसा होना चाहिए, ये स्थायी विन्यास होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर मान लो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है Cu+2, Cu+2 में मेरे पास में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, D9, और D9 है वो एक अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी। लेकिन यही बात मैं विलेन अवस्था में बात करता हूं। कौन सी अवस्था में, विलेन। विलेन का मतलब है कि कॉपर का कोई ऐसा संकुल या कॉपर का कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन एक में तो +1 और +2 हो, इनको वाटर में डिजोल्व करें तो देखो क्या स्थिति बनती है। याद रखना, कॉपर +1 है और कॉपर +2 है, इनके चारों ओर सोलवेंट के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे, सोलवेंट। मान लो मैंने वाटर लिया तो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा, साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी, वहां पर उतने ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा जुड़ेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ही यहां से एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और उस एनर्जी रिलीज को अपन क्या बोलते हैं, कि जल जुड़ा है तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। और जितने ज्यादा H2O के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उतना ही जलीयोजन ऊर्जा निकलेगी, है ना। और जितना ज्यादा कहां जुड़ेगा, जहां आकार छोटा होगा, और आकार छोटा कहां होगा, जहां पर +2 चार्ज या जहां पर मेटल पर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, वहां पर आकार क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आती है बात। अब देखो अपन क्या बात करेंगे आगे, कि यहां पर मेरे पास में +2 है, तो मैं क्या कहूंगा कि विलेन अवस्था में Cu+2 Cu+1 की तुलना में
अधिक स्थायी होता है, क्योंकि Cu+2 की जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो गया। समझ में आ गई बात? ये बात अपनी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट की या ऑक्सीकरण अवस्था की। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी बात करेंगे।